नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। महाचक्रवात अम्पन के पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हथिया द्वीप के बीच कल बहुत तेज हवाओं के साथ पहुंचने की आशंका। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 41 टीमें तैनात। देश में कोविड-19 की जांच ने रोजाना 1 लाख के आंकड़े को पार किया। स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर लगभग 39% हुई। गृह मंत्रालय ने राज्यों को प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए रेलवे के साथ समन्वय करने को कहा और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव ने आरोग्य सेतु ऐप को लेकर निजता संबंधी चिंताओं को आधारहीन बताया। समाचार संध्या में अपनी सहयोगी चंद्रिका जोशी के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि महाचक्रवात अम्पन सुंदरबन के निकट पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हथिया द्वीपों के बीच कल दोपहर बाद से शाम तक पहुंच सकता है। इसकी रफ्तार 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 185 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने बताया कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लिए कुल 41 राहत और बचाव टीमें बनाई गई हैं। अभी फिलहाल 15 टीम उड़ीसा में हैं जो कि डिप्लॉयड हैं और जमीन पर काम शुरू कर चुकी हैं, अवेयरनेस ड्राइव का, कम्युनिकेशन का और इवैक्यूएशन का। 19 टीमें वेस्ट बंगाल में ग्राउंड पर हैं और 2 टीमें वेस्ट बंगाल में रिजर्व में हैं। इस तरह 41 टीमों का टोटल डिप्लॉयमेंट दोनों राज्य मिलाकर है, अगर रिजर्व को भी हम लोग मान लें। सभी के पास वायरलेस और सैटेलाइट कम्युनिकेशन है और क्विक डिप्लॉयमेंट एंटेना है। अगर पूरा कम्युनिकेशन ठप भी हो जाता है तब भी वो एनडीआरएफ हेडक्वार्टर के संपर्क में रहेंगे और वहां पर कम्युनिकेशन सेटअप कर सकते हैं लोकल एजेंसीज के लिए। श्री प्रधान ने कहा कि एनडीआरएफ की टीमें जिला और स्थानीय प्रशासन के साथ पूरे तालमेल के साथ कार्य कर रही हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। श्री प्रधान ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों के साथ स्थिति की समीक्षा की है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा है कि 1999 के बाद ये दूसरा प्रचंड सुपर साइक्लोन है और उनका विभाग स्थिति पर लगातार निगाह रखे हुए है। उन्होंने कहा कि चक्रवात से पश्चिम बंगाल के दक्षिणी और उत्तरी 24 परगना, हावड़ा, हुगली और कोलकाता जिलों में नुकसान की आशंका है। उन्होंने ये भी कहा कि ओडिशा में जगतसिंहपुर, केंद्रापड़ा, भद्रक, जाजपुर और बालेश्वर जिले भी तूफान से प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मछली पकड़ने संबंधी गतिविधियां कल तक स्थगित रहेंगी और मछुआरों को अगले 24 घंटों तक समुद्र में न जाने को कहा है। श्री महापात्र ने कहा है कि इस दौरान मोटर बोट और छोटे जहाज चलाना सही नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि तूफान की आशंका वाले इलाकों में रेल और सड़क परिवहन भी इस दौरान स्थगित रहेंगे। ये जो विंड स्पीड है ये ट्रेन और बस और रोड कम्युनिकेशन के लिए भी अनफेवरेबल रहेगा, इसलिए रेल एंड रोड कम्युनिकेशन को सस्पेंशन और डाइवर्सन के लिए बोला गया है। इसके साथ साथ हेवी रेनफॉल, विंड स्पीड एक ही साथ उम्मीद कर रहे हैं। लोगों से इस दौरान अपने घरों में रहने को कहा गया है। श्री महापात्र ने बताया कि तूफान के असर से असम और सिक्किम के पश्चिमी इलाकों में भारी वर्षा होने की आशंका है। दूरसंचार सचिव अंशु प्रकाश ने कहा है कि सभी दूरसंचार ऑपरेटर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि टेलीकॉम ऑपरेटरों ने लोगों को चक्रवात की गंभीरता के बारे में जागरूक बनाने के लिए एसएमएस संदेश भेजे हैं। एसएमएस द्वारा जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है, केवल उन्हीं जिलों की जहां पे प्रभाव पड़ेगा, उनको अलर्ट जारी किए जा रहे हैं इवैक्यूएशन के लिए। ये राज्य सरकारों पे छोड़ा है कि कैसे वो अलर्ट, किस फ्रीक्वेंसी में वो अलर्ट करवाना चाहते हैं और ये निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाएंगे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा और लोकल भाषा में होंगे जिससे कि लोग समझ पाएं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक एसएन प्रधान ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष बातचीत में चक्रवात से प्रभावित होने वाले इलाकों में कच्चे मकानों में रहने वालों से सुरक्षित स्थानों पर चले जाने का आग्रह किया।
I think one of the major things has to be to go to the safer place. So if your house is thatched or if your house is a tin roof, if the asbestos roof, if you think for any reason house is vulnerable, you must go to a safer place without any doubt in your mind, without any second thought. आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र ने जनता से आग्रह किया है कि वे आकाशवाणी जैसे विश्वसनीय समाचार माध्यमों को ही सुना करें। उन्होंने आपदा की इस घड़ी में किसी भी अफवाह पर भरोसा न करने का भी आग्रह किया। Population in West Bengal and Odisha that they should not believe in rumors, they should keep patience, they should listen to All India Radio and other official channels providing the official communication on tropical cyclones. ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने राज्य के लोगों को आश्वासन दिया है कि चक्रवाती तूफान अम्पन से कोई नुकसान न हो, ये सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है। आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने आशा व्यक्त की कि तूफान की वजह से जानमाल की कोई क्षति नहीं होगी। हम आपको बड़े विश्वास के साथ कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम एक भी जिंदगी का नुकसान नहीं होने देंगे। हम किसी का भी किसी प्रकार से आर्थिक की बात छोड़िए, किसी भी जिंदगी का किसी भी जीवन को नष्ट नहीं होने देंगे। ओडिशा सरकार चक्रवात से प्रभावित तरीके से निपटने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। एक रिपोर्ट। चक्रवाती तूफान अम्पन के प्रभाव से उड़ीसा के कुछ हिस्सों में सुबह से ही बारिश शुरू हो गई है। संभावित चक्रवात को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा के 12 तटीय जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। सरकार की तरफ से कच्चे मकानों या असुरक्षित जगहों पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने का काम बड़ी तेजी से किया जा रहा है। राज्य सरकार ने लोगों को चक्रवात आश्रय स्थलों में स्थानांतरित होने के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज साथ ले जाने की सलाह दी है। इसके अलावा प्रभावित होने वाले इलाकों में ओड्राफ और एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। इसके साथ ही अग्निशमन विभाग की 217 टीम और वन अधिकारियों की 75 टीम भी तैनात किए गए। तूफान के मद्देनजर प्रभावित होने वाले इलाकों में प्रवासियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। संबंधित जिलों के जिलाधीशों को चक्रवात गुजरने तक उनके लिए व्यवस्था करने को कहा गया है। इस दौरान मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। इतिश्री सिंह राठौर, आकाशवाणी समाचार, पटना। पश्चिम बंगाल सरकार ने चक्रवात से उत्पन्न किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सभी एहतियाती उपाय किए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कहा कि दक्षिण बंगाल में तटवर्ती जिलों उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मिदनापुर, हावड़ा, हुगली और कोलकाता को सुपर साइक्लोनिक तूफान के लिए अलर्ट कर दिया गया है। देश में कोविड-19 संक्रमण के मरीजों के ठीक होने की दर में सुधार हुआ है और ये बढ़कर 38% से अधिक हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 39,000 से ज्यादा हो गई है। मरीजों के ठीक होने की दर में लगातार सुधार हो रहा है। देश में फिलहाल कोविड-19 के 1,01,139 मरीज हैं। इनमें से 58,802 लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि 3,163 मरीजों की मौत हो चुकी है। भारत में प्रति 1 लाख जनसंख्या के मामले में मृत्यु दर 0.2 है, जबकि विश्व में प्रति लाख मृत्यु दर 4.1 है। अमेरिका में मृत्यु दर 26% से अधिक, ब्रिटेन और इटली में 52% से ज्यादा, फ्रांस में करीब 42 और स्पेन में 59% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कल रिकॉर्ड 1,08,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 24,25,000 से अधिक जांच हो चुकी हैं। जनवरी में देश में कोविड-19 परीक्षण करने वाली केवल एक प्रयोगशाला थी। अब देश ने 385 से अधिक सरकारी और 158 निजी प्रयोगशालाएं स्थापित कर अपनी परीक्षण क्षमता में बहुत तेजी से वृद्धि की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कार्यस्थलों पर कोविड-19 को फैलने से रोकने के उपायों के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। फ्लू जैसी बीमारी से पीड़ित कर्मचारी को कार्यालय नहीं जाना चाहिए और स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरणों से चिकित्सा सलाह लेनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि होती है या इसका संदेह होता है तो उसे तुरंत कार्यालय को सूचित करना चाहिए। यदि कोई एक या कुछ व्यक्ति एक ही कमरे में बैठते हैं और कोविड-19 के लक्षण पाए जाने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को कार्यस्थल पर आइसोलेट कर दिया जाना चाहिए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि पुणे की राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ने
चेहरा ढकने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ऐसे मास्क तैयार किए हैं जो बैक्टीरिया को सांस में पहुंचाने से 99.9% और कण वाले पदार्थ को 92.6% तक रोकने की क्षमता रखते हैं। एक ट्वीट संदेश में आज उन्होंने कहा कि ये मास्क चिकित्सा में काम आने वाले विशेष कपड़े हाइड्रोफोबिक पॉलीप्रोपीन से बने हैं और कोरोना वायरस के कणों को सांस में पहुंचने से रोक सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव अजय प्रकाश साहनी ने कहा है कि आरोग्य सेतु ऐप को लेकर निजता संबंधी चिंताएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि इसके उपयोग और इस ऐप के जरिए इकट्ठा किए गए डेटा को साझा करने के बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश बनाए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि डेटा का इस्तेमाल केवल कोविड-19 की रोकथाम और लोगों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने में ही किया जाएगा। Whatever data is collected by this app, it is very clearly indicated by the privacy policy as to what that data is for, how it is collected, how it is stored, where it is stored, how it is used, with whom it is shared, and after the pandemic, how this entire data will get deleted. So all of these make it very, very clear to the users as to what data would be collected and give them complete assurance that this data will be used only for the purpose for which it is collected. It will be used primarily to help them, to help the people in India to fight the spread of the pandemic. गृह सचिव अजय भल्ला ने मजदूरों को उनके गृह राज्य में पहुंचाने में सहायता के लिए राज्यों से पूरा सहयोग करने को कहा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में गृह सचिव ने देश में प्रवासी मजदूरों के संकट को कम करने के उपाय सुझाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों को अपने घर लौट रहे मजदूरों के विश्राम स्थलों पर स्वच्छता, भोजन और स्वास्थ्य के प्रबंध करने चाहिए। उन्होंने राज्यों से आवास के पते और मोबाइल नंबर के साथ मजदूरों की सूची तैयार करने को भी कहा। इस सूची का इस्तेमाल बाद में मजदूरों से संपर्क के लिए किया जा सकता है। श्री भल्ला ने निर्धारित विश्राम स्थलों तक पहुंचने में सहायता के लिए गैर सरकारी संगठनों से आगे आने का आग्रह किया। रेल मंत्रालय ने कहा है कि 19 दिनों के दौरान 1595 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों से 21 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुंचाया गया है। मंत्रालय ने कहा कि रेलगाड़ियों में चढ़ने से पहले यात्रियों की सही तरीके से स्क्रीनिंग की गई और यात्रा के दौरान उन्हें भोजन और पानी मुहैया कराया गया। आकाशवाणी के दैनिक फोन इन कार्यक्रम संवाद में रेलवे के कार्यकारी निदेशक राजेश वाजपेयी ने कहा है कि श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों से यात्रा करने वालों के लिए अपना पंजीकरण करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि अगर कोई यात्री कोविड-19 से संक्रमित हो तो उसके साथ संपर्क रखा जा सके। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। ये इसलिए आवश्यकता है कि लोगों की सूचनाएं रिकॉर्ड हो सके, जिससे कि आगे जरूरत पड़ने पे हमें जानकारी मिल सके कि कौन व्यक्ति किस राज्य से किस राज्य में गया है। किसी वजह से उनको कोई संक्रमण होता है तो उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो सके, कौन लोग उनके संपर्क में आए उनकी जानकारी मिल सके। इसलिए सूचना रखना और उनका रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक होता है। अपने एरिया के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उनसे जानकारी लें, रजिस्टर करें और प्रत्येक मजदूर को हमारा प्रयास है कि उनके जिले तक हम लोग पहुंचा सकें और आने वाले कुछ जिलों में बड़े हम लोग प्रयास करने जा रहे हैं। दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन ने 3 मई से कल तक 1,16,978 फंसे हुए खासकर प्रवासी श्रमिकों को अपने घरों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए 85 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई हैं। इस सेवा से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और असम के मूल निवासियों को लाभ पहुंचा है। विभिन्न माध्यमों से फैलाई जा रही फेक न्यूज यानी भ्रामक समाचारों से सचेत करने के प्रयास में आकाशवाणी आप तक सच्चाई पहुंचाता है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक संदेश प्रचारित किया जा रहा है जिसमें एक महिला अपनी पीठ पर एक बच्चे को लेकर साइकिल चला रही है। इसके साथ दिए गए संदेश में कहा गया है कि ये चित्र देश में प्रवासियों की स्थिति का बखान करता है। पत्र सूचना कार्यालय ने चित्र की पड़ताल कर बताया है कि ये पुराना चित्र है और भारत का नहीं है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर।
महाचक्रवात अम्पन के पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हथिया द्वीप के बीच कल बहुत तेज हवाओं के साथ पहुंचने की आशंका। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 41 टीमें तैनात। देश में कोविड-19 की जांच ने रोजाना 1 लाख के आंकड़े को पार किया। स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर लगभग 39% हुई। गृह मंत्रालय ने राज्यों को प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए रेलवे के साथ समन्वय करने को कहा और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव ने आरोग्य सेतु ऐप को लेकर निजता संबंधी चिंताओं को आधारहीन बताया। महाराष्ट्र में आज लॉकडाउन से संबंधित संशोधित दिशा निर्देशों के बारे में अधिसूचना जारी की गई, जिसमें आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों के आवागमन पर कड़ी रोक लगाई गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, गंभीर रोगियों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को चिकित्सा और अन्य जरूरी कारणों को छोड़कर बाहर नहीं निकलना चाहिए और अपने घरों में ही रहना चाहिए। हमारे मुंबई संवाददाता की रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार ने नॉन रेड जोन्स में सभी दुकानों, मॉल्स, स्टेडियम्स, सलून्स और जन परिवहन जैसे कि रिक्शा और कैब्स को शुरू करने की अनुमति दे दी है। वहीं रेड जोन्स में केवल चुनिंदा उद्योग, मेट्रो जैसे निर्माण कार्य और प्री मानसून कार्य ही जारी रहेंगे। विश्वविद्यालय और बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन और परिणाम घोषणा कार्य के लिए सीमित कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति देते हुए राज्य सरकार ने कहा है कि ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसी बीच संकटग्रस्त प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़ आज सुबह बांद्रा रेल स्थानक पर इकट्ठा हो गई, जिससे रेल और पुलिस अधिकारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कुणाल शिंदे के साथ निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। गुजरात सरकार ने आज अहमदाबाद के सरकारी अस्पताल में नवनिर्मित भवन को कोविड-19 संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए समर्पित किया। अहमदाबाद में कोविड-19 मामलों की संख्या में और बढ़ोतरी होने की संभावना को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। अस्पताल में 228 रोगियों के उपचार की क्षमता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अन्य राज्यों से अपील की है कि वे उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों से रेलगाड़ियों का किराया न लें। श्री योगी ने कहा कि वापस लाए जा रहे सभी श्रमिकों का किराया राज्य सरकार ही वहन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। लॉकडाउन की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार अब तक 16 लाख प्रवासियों को प्रदेश में वापस ला चुकी है। 914 ट्रेनों का इंतजाम इसके लिए किया गया, जिसमें से 656 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें 8.5 लाख से अधिक मजदूरों को लेकर आ चुकी हैं। वहीं 258 ट्रेनें अगले 2 दिनों के भीतर मजदूरों को लेकर पहुंच रही हैं। राज्य सरकार ने इन मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए 12,000 बसों का इंतजाम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न जिलों में भेजे गए नोडल अधिकारी मजदूरों की समस्याओं का समाधान करेंगे। इस बीच राज्य सरकार ने सभी आश्रय केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा और पल्स ऑक्सीमीटर का इंतजाम करने का फैसला किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोविड-19 के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद राज्य सरकार ने गरीब श्रमिकों और किसानों की परेशानियों को दूर करने के लिए उनके खातों में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की है। श्री चौहान ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को गृह नगरों में भेजने के लिए बसों और रेलगाड़ियों का इंतजाम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 91 से अधिक ट्रेनों और हजारों बसों को प्रवासी श्रमिकों को उनके मूल स्थानों तक पहुंचाने के लिए लगाया गया है। राज्य सरकार उनके भोजन, राशन और नौकरियों की भी व्यवस्था कर रही है। बिना राशन कार्ड वाले मजदूरों को भी निःशुल्क राशन दिया जा रहा है। जो मजदूर काम करना चाहते हैं उन्हें जॉब कार्ड भी उपलब्ध कराया जा रहा है। किसानों को राहत देने के लिए राज्य में समर्थन मूल्य पर 90 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीदा गया है और किसानों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान भी किया गया है। हाल ही में राज्य सरकार ने 15 लाख किसानों के खातों में 2,290 करोड़ रुपए की फसल बीमा राशि भी हस्तांतरित की थी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राजस्थान में आज 250 लोगों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई। अब तक 818 प्रवासी श्रमिक भी संक्रमित पाए गए हैं। इस बीच हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि मनरेगा के तहत गांवों में काम उपलब्ध कराने की दृष्टि से समूचे देश में राजस्थान शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है।
पूरे राज्य में आज 34,27,000 से ज्यादा श्रमिक मनरेगा कार्यों में नियोजित हुए हैं। मनरेगा आयुक्त पीसी किशन ने आकाशवाणी को बताया कि पिछले दिनों में मनरेगा में श्रमिक नियोजन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। पिछले 1-1.5 माह में करीब 1.5 लाख नए जॉब कार्ड बनाए गए हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा संख्या प्रवासियों की है। मनरेगा कार्यस्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इस बीच राज्य में कंटेनमेंट जोन को छोड़ आज सभी जगह बाजार खुल गए हैं, जिससे व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि एक जिले से दूसरे जिले तथा अन्य राज्यों के लिए बस सेवाओं के बारे में अभी तक सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। केंद्र सरकार वंदे भारत मिशन के तहत विभिन्न देशों में फंसे हिमाचल के 29 लोगों को स्वदेश लाई है। इन सभी लोगों को दिल्ली, पंजाब और केरल में क्वारंटीन केंद्रों में रखा गया है। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों से पूर्वोत्तर राज्यों में फंसे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के लोगों की वापसी के लिए एक रेलगाड़ी चलाए जाने के लिए समन्वय करने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट। विभिन्न देशों में फंसे हिमाचल प्रदेश के 29 व्यक्तियों को केंद्र सरकार अभी तक स्वदेश ला चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने इन सभी यात्रियों की स्वास्थ्य जांच की है और फिलहाल उन्हें दिल्ली, केरल और पंजाब के विभिन्न होटलों में क्वारंटाइन में रखा गया है। वहीं प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों को इन यात्रियों के संस्थागत क्वारंटाइन के लिए चयनित किया है। इन होटलों में ठहरने व भोजन की सुविधा के लिए 50% रियायत के साथ किराया निर्धारित किया गया है। इन यात्रियों की नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए पर्याप्त संख्या में डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था की जाएगी। अगर 14 दिन के उपरांत उन्हें कोविड-19 के लिए नेगेटिव पाया जाता है तो तभी घर में क्वारंटाइन रहने की स्वीकृति दी जाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया है कि वे भारतीय रेल के साथ उत्तरी पूर्वी राज्यों में फंसे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के लोगों की निकासी के लिए एक आम ट्रेन के संचालन के लिए समन्वय करें। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। सार्वजनिक स्थल पर थूकना अब से जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध होगा। सरकार के सभी विभागों को जारी कार्मिक मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि विभागाध्यक्ष इस संबंध में सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। सभी सार्वजनिक जगहों और कार्यस्थलों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के चौथे चरण के दौरान भी बायोमेट्रिक उपस्थिति स्थगित रहेगी। कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति के नियमन के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें कहा गया है कि उप सचिव और उससे ऊपर के सभी अधिकारी सभी कार्य दिवसों में कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। उप सचिव के स्तर से नीचे के सभी अधिकारी और कर्मचारियों की उपस्थिति के नियमन के लिए सभी विभागाध्यक्ष रोस्टर तैयार करेंगे ताकि 50% अधिकारी और कर्मचारी प्रत्येक वैकल्पिक दिवस कार्यालय में उपस्थित हों। जाने मानी अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे ने अपील की है कि लोगों को कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में एक साथ मिलकर सामने आना चाहिए। मुश्किल कभी बताकर नहीं आती है और ना ही उससे भागा जा सकता है। आज हमारे सामने मुश्किल है और हमें उसका सामना करना है। इसका सामना हम कर सकते हैं घर पर रहकर। अगर हमारा काम जरूरी ना हो तो प्लीज घर से बाहर ना निकले। हम खुद की जान ही नहीं दूसरों की जान को भी खतरे में डाल सकते हैं। जिन लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, जिनका घर से बाहर निकलना जरूरी है, जैसे पुलिस वाले, डॉक्टर्स, नर्सेस, सैनिटेशन वर्कर्स, उनका काम और न बढ़ाएं, उनका काम और मुश्किल न करें, उनको मदद करें, घर पे रहेंगे। इसीलिए प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ। हरियाणा में काम कर रहे पीलीभीत निवासी पप्पू लॉकडाउन में घर पहुंचे हैं। उन्होंने मनरेगा और विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त किया है। पप्पू ने ऐसे कदम उठाने के लिए सरकार को धन्यवाद दिया। मेरा नाम पप्पू, हरियाणा के जिला झज्जर फतेहपुर गांव में वहां 8-10 दिन काम करा। कोरोना बीमारी के चक्कर में वहां बीमारी फैल गई। वहां से अपने घर आए। गांव नदिया धनेश नरेगा में काम करने के लिए रोजगार सेवक दुर्वेश कुमार मौर्य वहाँ काम करने के लिए हमने मांगा, काम मिला। 8-10 दिन काम कर रहे हैं। खाना गल्ला फ्री मिलता है। वहाँ से सब कुछ हमें पोलन पालन हो रहा है। सरकार की धन्यवाद। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:25 पर फोन इन कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण पर एक विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। आयुष मंत्रालय में आयुर्वेद सलाहकार डॉक्टर मनोज निसरी परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता फोन नंबर 011-2331-4444 और 1800-11-5767 पर कॉल कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं।
भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में वृद्धावस्था चिकित्सा विभाग के डॉक्टर प्रसून चैटर्जी ने वरिष्ठ नागरिकों को घर में ही रहने की सलाह दी है, क्योंकि कोविड-19 संक्रमण से उन्हें ज्यादा खतरा है। सीनियर सिटीजन को एक्सरसाइज करते रहना है, चाहे वॉकिंग हो, चाहे रेजिस्टिव ट्रेनिंग हो, चाहे योगा हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो, और खुश रहना है। आपको ये नहीं समझना है दिस टर्म इज नॉट एक्चुअली सोशल डिस्टेंसिंग, ये फिजिकल डिस्टेंसिंग। अननेसेसरी घर के बाहर मत जाइए, क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कंपेरेटिवली यंग एज के मुताबिक वीक है। कम कम खाइए, बार बार खाइए, फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल्स खाइए, कि उससे आपका इम्यून सिस्टम इंप्रूव होगी। सरकार के आत्मनिर्भर भारत पैकेज और आर्थिक सुधारों की घोषणा का स्वागत करते हुए एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एसोचैम की महासचिव दीपक सूद ने कहा है कि दिवाला और धनशोधन अक्षमता संहिता अधिनियम और कंपनी कानून में संशोधनों से पता चलता है कि सरकार इन मुद्दों को कितना महत्व देती है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की नीति से संबंधित घोषणा से निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों की इकाइयों को मदद मिलेगी। ये सारी चीजें आत्मनिर्भर भारत बनाने के सपने के साथ साकार होने के लिए एक राइट डायरेक्शन में स्टेप्स हैं। स्टेट फाइनेंसेस में काफी हद तक छूट दी गई है। स्टेट्स फ्रंट एंड कर रही हैं, तो उन्हें लाजमी है कि पैसे की जरूरत पड़ेगी, और ये लाइन ऑफ क्रेडिट स्टेट्स को मिल जाने से उनके लिए दिस विल बिकम अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। सरकार ने इसके साथ इंसेंटिवाइज्ड तरीके से इस पैसे को रिलीज करने की बात की है, विच विल हेल्प बिल्ड कैपेसिटी, इट विल हेल्प यू इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट एंड जॉब्स, और सबसे ज्यादा भिन्न भिन्न स्टेट्स में एमएसएमईज हैं, उनके लिए नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज खुलने की काफी हद तक संभावनाएं मिल सकती हैं। केंद्र ने कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत कर्मचारियों के वेतन में अनिवार्य अंशदान की राशि इस साल मई से जुलाई तक के लिए 12% से घटाकर 10% करने के बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पहले सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत अंशदान की राशि में कटौती की घोषणा की थी। केंद्र ने अंबिकापुर, राजघाट, सूरत, मैसूरू, इंदौर और नवी मुंबई को कचरा मुक्त 5 स्टार शहर घोषित किया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने आज स्टार रेटिंग के आधार पर कचरा मुक्त शहरों की घोषणा की। 6 शहरों को 5 स्टार की रेटिंग दी गई है, जबकि 65 शहरों को 3 स्टार और 70 शहरों को 1 स्टार रेटिंग में रखा गया है। नेपाल में आज कोविड-19 के 27 नए मामलों का पता चला है। इसके साथ संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 402 हो गई है। नेपाल में कुल 363 सक्रिय मामले हैं, जबकि 37 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक कोरोना वायरस से 2 लोगों की मौत हुई है। श्रीलंका में कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 1000 को पार कर गई है। आज नौसेना के 28 कर्मियों में संक्रमण का पता चला है। और अब एक नजर डालते हैं कैसा रहेगा कल का मौसम। नई दिल्ली में कल अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा। हालांकि दोपहर के समय कल तेज हवाएं चल सकती हैं। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री पर बने रहने का अनुमान है। कोलकाता में आसमान बादलों से भरा रहेगा। 1 या 2 जगहों पर हल्की या तेज बौछारें हो सकती हैं। शहर का तापमान 24 डिग्री से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वहीं श्रीनगर में पारा 10 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। श्रीनगर में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा, लेकिन शाम को या रात के वक्त बादल छाए रहने का अनुमान है। गिलगित में पारा 13 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, लेकिन यहाँ आंशिक रूप से दोपहर या शाम को बादल छा सकते हैं। मुजफ्फराबाद में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। पारा 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस पर रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि घरेलू विमान सेवाओं को फिर से शुरू करने के बारे में फैसला करना अकेले उनके मंत्रालय या केंद्र सरकार के हाथ में नहीं है। उन्होंने कहा कि उन राज्य सरकारों को भी अपने यहां उड़ान संबंधी गतिविधियों के लिए तैयार रहना चाहिए, जहां से विमानों को उतरना या उड़ान भरना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाचक्रवात अम्पन के पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हथिया द्वीप के बीच कल बहुत तेज हवाओं के साथ पहुंचने की आशंका। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 41 टीमें तैनात। देश में कोविड-19 की जांच ने रोजाना 1 लाख के आंकड़े को पार किया। स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर लगभग 39% हुई।
गृह मंत्रालय ने राज्यों को प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए रेलवे के साथ समन्वय करने को कहा और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव ने आरोग्य सेतु ऐप को लेकर निजता संबंधी चिंताओं को आधारहीन बताया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।